Now our next topic is accounting for the dependent branches. Now as we discussed that dependent branches का भी दो टाइप है, one is dater method and another one is a stock and a dater method. So basically first we are going to class see about a daters method कि daters method क्या होता है. We are first going to study about this dater method and then we are going to study about the stock and the dater method. And remember this trading profit and loss account method is not there in your portion. So let's study for what is a dater method. So class देखो everything is written over here, you can even study this up. Now when to use the dater method. So when your dependent branch आपका जो HO पे जो branch depend कर रहा है, अगर उसका जो scale of business है अगर वो small है तो वहां पर हम अकाउंटिंग डेटर मेथड में यूज करेंगे. हियर व्हाट इज बीन डन, हियर अ सेपरेट डेटर अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर. जैसे ब्रांच अकाउंट बनाते हैं वैसे हमें एक डेटर मेथड में हमारा एक सेपरेट अकाउंट बनता है एंड दैट विल बी केप्ट बाय द हेड ऑफिस. और हर एक जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनके सबका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा. से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बिजनेस कोलकाता में भी है तो मैं कोलकाता ब्रांच अकाउंट्स लिखूंगी. अगर मेरा बिजनेस मुंबई में भी है तो आई विल बी राइटिंग डाउन द मुंबई ब्रांच अकाउंट्स. सो आई विल बी मेंटेनिंग अ सेपरेट ब्रांच अकाउंट्स डिपेंडिंग अपॉन जितने मेरे ब्रांचेस है. और इसमें जो भी जितने भी हम एक इसमें क्या करेंगे, हम एक ही ब्रांच अकाउंट बनाएंगे. So that will be used to record all the items which are been related to the branch. branch की income है, branch की expenses है, branch assets है, branch की liabilities है. Everything will be recorded over there. And इसका जो भी अकाउंटिंग का जो हम प्रोसेस है ना, दिस अकाउंटिंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द मेथड एंड प्राइसिंग मेथड विच वी आर फॉलोइंग. अगर हम जो भी गुड्स सेंड कर रहे हैं वो कॉस्ट पर कर रहे हैं कि हम मतलब इनवॉइस प्राइस पर कर रहे हैं. इनवॉइस प्राइस आई टोल्ड यू दैट प्राइस हायर देन द कॉस्ट इज नोन एज अ इनवॉइस प्राइस. द प्राइस विच आर बीन हायर देन द कॉस्ट इज नोन एज अ इनवॉइस प्राइस. So basically the what was the SAR that the dater method is only suitable for the small size branches. और यहाँ पर हम अलग से एक सेपरेट अकाउंट, ब्रांच का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं वेर वी रिकॉर्ड ऑल द बैलेंसेस, क्या है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, वो सारा मेंटेन करेगा. बट हु विल बी मेंटेनिंग इट, एचओ विल बी मेंटेनिंग इट. एंड दैट ऑल्सो डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे. ओके. So now in this daters method first we will see कि कैसे अकाउंटिंग होते हैं when the goods are being sent at the cost. अब देखो HO goods send करेगा branches को to sell the goods. So if the HO is sending it on the cost, जो भी cost price था वही cost price पर अगर send करते तो उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है. First we are going to learn that and then we will be learning कि invoice price पर कैसे होता है. So class, now remember one thing, if you want to note it down then you just note it down. So whenever the HO will be sending the goods to the branch at the cost, the head office will be opening one account, okay, and that will be your branch account. This branch account will be recording all the transactions which will be happening between the head office and the branch, okay. Under daters method में जब भी goods are being sent at the cost price, this branch is being treated as a dater. ठीक है. एचओ इसको क्या ट्रीट करेगा, डेटर की तरह ट्रीट करेगा. और जो भी ट्रीटमेंट्स होंगी वो सारे डेटर्स, हमें ये सोचना है कि एचओ के लिए जो ब्रांच है वो डेटर है, मतलब जिससे पैसा लेना है, हेड ऑफिस को जिससे पैसा लेना है वो होते हैं डेटर्स. सो फॉर द अकाउंटिंग पर्पस द एचओ विल बी कंसिडरिंग द ब्रांच एज अ डेटर. तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, ऑब्वियसली डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. कौन सा रूल फॉलो करेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो ब्रांच अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द आइटम्स विच विल बी रिसीव्ड बाय इट एंड इट विल बी क्रेडिटेड जब भी वो जितनी भी आइटम्स एचओ को वापस कर देगा तो हमें ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करना है. So remember this one rule, class. Remember this one rule. Then जो भी goods HO ने branch को send किया होगा, there all the transactions of the goods will be with
whom will be with a branch. ब्रांच सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, वो सारे भी चीजों को नोट करेगा कि कितने गुड्स सेंड किए हैं, फिर कितना एक्चुअल सेल हुआ है, कितना अभी भी सेल होना बाकी है, and depending upon that they will be passing the journal entries. Okay, this is a performa of a branch account when the goods are being sent at the cost. जब भी गुड्स कॉस्ट पर सेंड हुए होंगे तब हमें ये वाला परफॉर्मा बनाना है, हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है. तो लेट्स फर्स्ट स्टडी कि व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड. नाउ वी हैव टू ओनली फॉलो वन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. So on this rule only we have to make the branch account. Now देखो, if you have any of the balance, अगर branch के पास कुछ भी balance पहले का पड़ा हुआ है, ठीक है, so that balance will be returned first. Now it can be of a cash का कुछ balance पड़ा है, कोई stock पड़ा हुआ है, कोई debtors में balance है, then कोई they have, even if they have any fixed assets or any prepaid of the expenses, then the opening balance will be returned on the debit side. Okay. Now, suppose if you have received as a branch, HO से हमें अगर गुड्स रिसीव हुआ है तो हमें क्या, हमें डेटर है ना, ये हम डेटर्स है HO के. तो whenever the goods are been received, तो goods will be debited, correct? तो देखो, 2 goods sent on the branch because here the branch have received the goods from the HO. ये 2 goods sent to the branch means it is been sended by the HO to the branch. ठीक है, या तो HO भेजेगा, और ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि आई हैव अ 4 to 5 ब्रांचेस, ठीक है, एक हेड ऑफिस एंड 4 to 5 ब्रांचेस. तो मुझे जो सेकेंड वाली ब्रांच है वो भी तो मुझे गुड्स सेंड कर सकती है अगर उनके पास एक्सेस गुड्स है तो. So if you have received the goods from the head office or from the any of the another branch, then it will be debited. Then it will be debited. Then if you have received any of the money from the HO, expenses करने के लिए, तो you are receiving the money ना, cash is coming in, debit, okay, debit the receiver, branch is receiving those cash, ठीक है. अब वो भले खर्चा करने के लिए होगा, बट जो अगर आपको कैश मिल रहा है तो दैट विल बी डेबिटेड, तो कैश एंड बैंक विल बी डेबिटेड. Same way, now whenever the branches are sending back the goods, when the branches are sending back the goods or the branches giving back the excess cash, तो वापस अगर वो HO को दे रहा है तो it will be credited, because क्या है, debit the receiver, credit the giver, so you have to credit it up when you are giving any of the cash or when you are giving the goods back to the head office. branch अगर head office को दे रहा है तो then यहाँ पर क्या होगा, we will be having a net closing balance. ये जो है हमारा वो है net closing balance का. assets minus liabilities करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना branches को पैसा देना है HO को at the year end, कितना पैसा बचा हुआ है at the year end. Then after recording all the transactions, जितने भी transactions हुए हैं, after recording it the branch account will भी बैलेंस, पहले बैलेंस करना है और ये देखना है कि हमें कहाँ मिल रहा है प्रॉफिट, कौन से साइड, डेबिट साइड और अ क्रेडिट साइड. इफ क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड, इट इंडिकेट्स दैट दे हैव मेड अ प्रॉफिट, सो द प्रॉफिट विल बी मेड बाय द HO फ्रॉम दैट ब्रांच. एंड जो भी हमें ये प्रॉफिट मिलेगा, this profit is always credited to general profit and loss account, and this is very important. जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, दैट प्रॉफिट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड ये प्रॉफिट कैसे अराइज हुआ होगा, कब मुझे ये प्रॉफिट मिला होगा, इसका मतलब है कि जो भी ब्रांच HO को पैसा भेज रहा है दैट इज हायर देन व्हाट द HO हैज सेंडेड टू द ब्रांच. प्रॉफिट कब अराइज होता है, जब टोटल अमाउंट विच इज बीन रिसीव्ड from the branch is more than the total amount which was been sent by the branch, तब हमें होगा profit. The same way, if your debit side is higher than the credit side, then
इट विल बी लॉस। तो ये वाला भी जो लॉस है वो कहां पर जाएगा, इट विल बी डेबिटेड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉस क्यों आया होगा, क्योंकि हमने एचओ से पैसा ज्यादा लिया होगा और हमने जब जो भेजा होगा पैसा वो हमारा पैसा कम होगा। सो द टोटल अमाउंट विच वुड बी सेंड बाय HO to the branch will be more than the amount received back from the branches to the HO. Okay, now in this class we also have a criteria. There are the certain transactions which are not been recorded. डायरेक्ट अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो ब्रांच और आउटसाइडर्स के बीच में है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांच एंड द आउटसाइडर्स, तो देन दोज एंट्रीज दोज ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड बाय एचओ इन द ब्रांच अकाउंट। क्यों, क्योंकि एचओ को पता भी नहीं होगा ना कि ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए। तो अभी कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है, तो ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस with the जो भी ब्रांच ने किए होंगे with the outsiders won't be recorded over here. Any of the credit transactions है जो भी ब्रांच ने किए होंगे with the outsiders, even those won't be recorded. Any purchase of a sale या तो fixed assets वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर अगर ब्रांच ने अपने डेटर्स के साथ कुछ एडजस्टमेंट किया, ऐसे फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स हो गया, या तो गुड्स रिटर्न हो गए डेटर्स को, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स टू द ब्रांच, तो वो भी आउटसाइडर्स पार्टी के साथ है ना, तो अगेन इट वोंट बी रिकॉर्डेड। डेप्रिसिएशन है या तो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस हुआ ऑन द सेल ऑफ द फिक्स असेट्स, दैट आल्सो वोंट बी रिकॉर्डेड, दैट आल्सो वोंट बी रिकॉर्डेड। Even the adjustment which has been made by the branch with the creditors, that is the discount received, goods if the goods have been returned to the suppliers by the branch, then it won't be recorded. So the branch or outsiders party का अगर कुछ dealings हो रहा है तो that won't be recorded in the branch account under the debtors method when we are doing it at a cost price.